अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सांख्यिकी पेपर और सांख्यिकी बीकॉम पार्ट फर्स्ट का एबीएसटी का सेकंड पेपर है। और इस एबीएसटी के सेकंड पेपर सांख्यिकी में हम पढ़ रहे हैं अपकिरण के माप। और अपकिरण के माप सांख्यिकी की सेकंड यूनिट में है। और सेकंड यूनिट में अपकिरण के अलावा विषमता, ये दो टॉपिक हैं, अपकिरण और दूसरा टॉपिक है विषमता। अपकिरण से मतलब है, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपकिरण, और अगले वीडियोज में हम इस सेकंड यूनिट का विषमता वाला पार्ट पूरा करेंगे। यानी सांख्यिकी की सेकंड यूनिट अपकिरण और विषमता को पढ़ने के बाद पूर्ण हो जाएगी। और इस अपकिरण में जो हम पढ़ रहे हैं वो विभिन्न मापों को हमने पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। और इसके जो प्रमुख माप हैं उनमें 7 माप प्रमुख है। विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, लोरेंज वक्र। इनमें से 6 मापों को हम पिछले वीडियोज में विस्तार से समझा चुके हैं। विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। इन 6 मापों को हम विस्तार से पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोरेंज वक्र के बारे में विस्तार से समझेंगे। यहाँ अपकिरण का मतलब है मूल्यों का बिखराव या मूल्यों का फैलाव या मूल्यों का विचरण या मूल्यों का प्रसरण, ये सब कहलाता है अपकिरण। और इस अपकिरण को जहाँ संख्यात्मक रूप में मापने के लिए हमने पिछले मापों का अध्ययन किया है, वहीं इन मापों को बिंदु रेखीय रीति के रूप में भी लोरेंज वक्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लोरेंज वक्र के द्वारा अपकिरण की मात्रा का पता चलेगा। अपकिरण को संख्यात्मक रूप में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। संख्यात्मक रूप में अपकिरण को लोरेंज वक्र के द्वारा ज्ञात नहीं किए जाने के कारण ही लोरेंज वक्र का प्रयोग अत्यधिक सीमित जगहों पर होता है। वैसे लोरेंज वक्र समझने में सरल, सहज, स्पष्ट है, लेकिन इसका संख्यात्मक माप न होने के कारण इसका सीमित मात्रा में प्रयोग होता है। लोरेंज वक्र से केवल अपकिरण की मात्रा का पता चल जाता है कि मूल्यों में विचरण कितना है, फैलाव कितना है, विस्तार कितना है, अपकिरण की मात्रा या विचरण की मात्रा कितनी है। लेकिन अपकिरण का संख्यात्मक माप इस लोरेंज वक्र के द्वारा नहीं हो पाता है। लोरेंज वक्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो मैक्स और लोरेंज द्वारा किया गया था। मैक्स और लोरेंज ने सर्वप्रथम धन और आय के समंकों का अपकिरण ज्ञात करने के लिए या इनका विश्लेषण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था, बिंदु रेखीय रीति का प्रयोग किया था। और उनके द्वारा सर्वप्रथम इस बिंदु रेखीय रीति का प्रयोग करने के कारण इस रीति में जो वक्र बनाया जाता है उस वक्र का नाम लोरेंज वक्र रखा गया है। या ये वक्र, इस बिंदु रेखीय रीति द्वारा ज्ञात किया गया वक्र ही लोरेंज वक्र कहलाता है। लोरेंज वक्र के लिए श्रेणी के मूल्यों या मध्य मूल्यों के संचयी मूल्य या संचयी मध्य मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। फिर इन संचयी मूल्यों या संचयी मध्य मूल्यों से प्रतिशत ज्ञात किए जाते हैं, संचयी मूल्यों के या संचयी मध्य मूल्यों के। और ये प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जो अंतिम संचयी मूल्य या अंतिम संचयी मध्य मूल्य है उसको 100 मान लिया जाता है। और इसी आधार पर बाकी के मूल्यों के प्रतिशत ज्ञात कर लिए जाते हैं।
यानी किसी संचयी मूल्य का प्रतिशत निकालने के लिए संबंधित मूल्य का संचयी मूल्य बटा अंतिम मूल्य का संचयी मूल्य इंटू 100 बराबर होगा उस मूल्य के संचयी मूल्य का प्रतिशत। और सभी संचयी मूल्यों के प्रतिशत ज्ञात कर लिए जाते हैं और इन संचयी मूल्यों के प्रतिशत को ग्राफ पेपर पर ओवाइसिस पर अंकित कर दिया जाता है। ग्राफ पेपर पर ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा ओवाइसिस। ये ओवाइसिस पर अंकित किया जाएगा संचयी मूल्यों के प्रतिशत को। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सी एक्स का मतलब है, सी से मतलब कम्युलेटिव और एक्स से मतलब मूल्य, यानी कम्युलेटिव मूल्य या कम्युलेटिव वैल्यूज या संचयी मूल्य। इन संचयी मूल्यों का जो प्रतिशत है उस प्रतिशत को इस ओ वाई साइड पर अंकित किया जाएगा और इनको अंकित करने का क्रम होगा 0 से लेकर 100 तक, यानी पहले 0 फिर 10 20 30 और इस तरीके से 100 तक। इसी तरीके से संचय मूल्यों को और उनके संचय मूल्यों के प्रतिशत को ओ वाइसिस पर अंकित करने के बाद आवृत्तियों की भी संचय आवृत्तियाँ ज्ञात की जाएगी और प्रत्येक संचय आवृत्ति का प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। इसके लिए वही अंतिम मूल्य की संचय आवृत्ति को 100 मान लिया जाएगा और इस अंतिम मूल्य की आवृत्ति का प्रतिशत 100 मानने के बाद प्रत्येक मूल्य की संचय आवृत्ति का प्रतिशत निकाल लिया जाएगा। जिस मूल्य की संचय आवृत्ति का प्रतिशत निकालना हो उस मूल्य की संचय आवृत्ति बटा अंतिम मूल्य की संचय आवृत्ति इंटू 100 बराबर संबंधित मूल्य की संचय आवृत्ति का प्रतिशत। सभी मूल्यों की संचय आवृत्तियों के प्रतिशत ज्ञात करने के बाद उसे ओ एक्सिस पर अंकित कर दिया जाएगा। ग्राफ पेपर का ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा ओ एक्सिस और इस पर संचयी आवृत्तियों के प्रतिशत अंकित कर दिए जाएंगे। परसेंटेज ऑफ सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज या संचयी आवृत्तियाँ, परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के प्रतिशतों को इस पर अंकित कर दिया जाएगा ओ एक्सिस पर और इसको प्रारंभ किया जाएगा 100 से लेकर 0 तक। प्रारंभ में 100 को, फिर 90, 80, 70 इसी तरीके से 0 तक प्रतिशत अंकित कर दिए जाएंगे संचयी आवृत्तियों के। संचयी आवृत्तियों के प्रतिशत ओ एक्सिस पर अंकित करने के बाद और संचयी मूल्यों के प्रतिशत ओ वाई सिस पर अंकित करने के बाद ओ वाई सिस पर स्थित 100 और ओ एक्सिस पर स्थित 0 दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दी जाएगी। ये सीधी रेखा कहलाएगी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समान वितरण की रेखा। और ये समान वितरण की रेखा खींचनी है ओ वाइसिस के 100 से लेकर ओ एक्सिस के 0 तक, यानी ओ एक्सिस का अंतिम बिंदु और ओ वाइसिस का अंतिम बिंदु दोनों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है और ये रेखा कहलाएगी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की रेखा। इसके बाद ओ एक्सिस पर अंकित संचयी आवृत्तियों के प्रतिशत और ओ वाइसिस पर अंकित संचयी मूल्यों के प्रतिशतों के बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हुए इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र बना लिया जाएगा और ये वक्र कहलाएगा लोरेंज वक्र। ये लोरेंज वक्र लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर होगा अपकिरण की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी और ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जितना नज़दीक होगा अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी। यानी अपकिरण की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है
अपकिरण का संख्यात्मक माप लोरेंज वक्र के द्वारा नहीं किया जाता है। और मात्रा का पता इस तरीके से चलेगा कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से लोरेंज वक्र की दूरी कितनी ज़्यादा है। जितना दूर लोरेंज वक्र होगा उतनी ही अपकिरण की मात्रा ज़्यादा होगी, और लोरेंज वक्र इस लाइन के जितना नज़दीक होगा अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी। ये था लोरेंज वक्र अपकिरण का बिंदु रेखीय माप। अपकिरण ज्ञात करने का बिंदु रेखीय माप ये एक ही है, और इसके अलावा जो 6 अन्य माप थे जिनका संख्यात्मक मापन, जिनके आधार पर अपकिरण का संख्यात्मक मापन किया जाता है, उनमें थे विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और लोरेंज वक्र। ये 7 माप अपकिरण के प्रमुख मापों में माने जाते हैं, और इन 7 मापों को हमने इस अध्याय में विस्तार से समझाया है। इसके अलावा अपकिरण का कौन सा माप सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा? सामान्य रूप से तो प्रमाप विचलन हर स्थिति में अपकिरण का सबसे अधिक उपयुक्त माप है। हर स्थिति में प्रमाप विचलन का प्रयोग किया जा सकता है। प्रमाप विचलन बिल्कुल वैज्ञानिक माप है। प्रमाप विचलन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, अतः प्रमाप विचलन अपकिरण ज्ञात करने का सबसे अधिक वैज्ञानिक माप है। और सबसे अधिक अपकिरण के मापों में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है प्रमाप विचलन। बाकी सीमित रूप में लोरेंज वक्र या विस्तार या अंतर चतुर्थक विस्तार या शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन का भी प्रयोग किया जाता है। अपकिरण का उद्देश्य क्या है अपकिरण ज्ञात करने का, और किन कारणों से अपकिरण ज्ञात किया जा रहा है, इसके ऊपर भी अपकिरण के माप का, किस माप से अपकिरण ज्ञात किया जाए, ये निर्भर करेगा अपकिरण ज्ञात करने का उद्देश्य क्या है। सामान्य रूप से तो प्रमाप विचलन के द्वारा अपकिरण ज्ञात किया जाना सर्वश्रेष्ठ है, या प्रमाप विचलन अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहाँ शीघ्रता से ही अपकिरण का पता लगाना हो, वहाँ विस्तार के द्वारा भी अपकिरण ज्ञात किया जा सकता है। विस्तार में आवृत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, केवल सबसे छोटे मूल्य और सबसे बड़े मूल्य का अंतर अपकिरण के रूप में निर्धारित कर लिया जाता है। यानी विस्तार में गणन क्रिया सरल होती है, और यदि जल्दी अपकिरण का पता लगाना हो एक नज़र में तो वहाँ विस्तार का प्रयोग करना ठीक है। इसी तरीके से यदि सीमांत मूल्यों पर ध्यान नहीं देना हो, चरम मूल्यों पर ध्यान नहीं देना हो, सबसे छोटे और सबसे बड़े मूल्यों पर, तो उस स्थिति में अंतर चतुर्थक विस्तार या चतुर्थक विचलन या शतमक विस्तार भी ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रों में माध्य विचलन का प्रयोग भी श्रेष्ठ है। माध्य विचलन के द्वारा भी अपकिरण ज्ञात किया जा सकता है, और माध्य विचलन भी एक हद तक अपकिरण के कई दोषों से मुक्त है। अतः माध्य विचलन का प्रयोग भी, प्रमाप विचलन के बाद माध्य विचलन का प्रयोग किया जाना अपकिरण ज्ञात करने के लिए श्रेष्ठ माप है। और माध्य विचलन में जिन क्षेत्रों में माध्य विचलन का सामान्यतया प्रयोग किया जा सकता है उनमें है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र। और जहाँ केवल अपकिरण की मात्रा का पता करना हो, या 2 श्रेणियों में केवल तुलना करनी हो कि किस श्रेणी में अपकिरण की मात्रा ज़्यादा है और किस में कम है दोनों श्रेणियों की तुलना में, तो वहाँ केवल बिंदु रेखीय रीति के द्वारा लोरेंज वक्र के आधार पर ही अपकिरण ज्ञात किया जाना ठीक रहेगा। और सबसे सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक माप अपकिरण का प्रमाप विचलन है। सामान्यतया अपकिरण ज्ञात करने के लिए मूल्यों में विचरण, विश्लेषण या
फैलाव बिखराव ज्ञात करने के लिए, विस्तार ज्ञात करने के लिए जो अपकिरण का सबसे वैज्ञानिक माप है वो है प्रमाप विचलन। यानी विशेष स्थितियों में या हर स्थिति में जिस माप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अपकिरण ज्ञात करने के लिए वो है प्रमाप विचलन।